Hello everyone, very welcome to iExamB for 50% faster preparation. Myself Chandra Prakash Joshi and this is 27th video. और हम क्या कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपका सिलेक्शन हो गया फेज 1 में, यू मस्ट गो टू ऑल द वीडियोज. चाहे आप 2x की स्पीड पे देखो, लेकिन बहुत पावरफुल क्वेश्चंस हैं एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर फेज 2. अगर आपका नहीं हुआ है तो भी घबराने की बात नहीं है. 24 का बैच हम जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं. टाइम वेस्ट नहीं करना है. और आपको मालूम है, मैंने बहुत सारे वीडियोज में बोला है कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम इज लाइक ए अम्ब्रेला एग्जाम. अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करते हैं तो आपके बहुत सारे एग्जाम के साथ साथ तैयारी होती है. दिस वॉज द क्वेश्चन आई आस्क. द फर्स्ट स्टेप इन ए टिपिकल जॉब एनालिसिस इज टू एग्जामिन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन. स्टेप नंबर 2 क्या है? और आपने कमेंट करके लिखा, गलत हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सही लिखा है. तो द करेक्ट नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट जॉब टू बी एनालाइज्ड. पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर ली, अब उसके बाद किस जॉब को आपने एनालाइज करना है, उसके बाद ये डेटा कलेक्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन या जॉब डिजाइन की बात आएगी. मैनेजमेंट टॉपिक कंपेरेटिवली इजी है. 24 के लिए कर रहे हैं अभी, तो रुक जाइए. और 23 के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, मैं बार बार उस पर बोलता रहता हूँ. Consider the following state of these component for internal debt. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से इंटरनल डेट के कंपोनेंट हैं, लाइक मार्केट बोरोइंग, ट्रेजरी बिल्स, स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड बाय आरबीआई एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एंड एनआरआई डिपॉजिट इन इंडिया. तो बेसिकली कौन सा नहीं है वो ढूंढ लो. तो आप देखोगे तो अगर ये जो पॉइंट आएगा आपका ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एंड एनआरआई डिपॉजिट, राइट, तो ये थोड़ी ना हमारा कोई एक्सटर्नल डेट है, इंटरनल डेट है. इसमें इंटरनल डेट जैसा क्या है, ये तो एनआरआई डिपॉजिट है और एक्सटर्नल बोरोइंग है, यानी कि जो कॉरपोरेट विदेशों से बोरो करते हैं. तो इंटरनल डेट क्या होता है? जो सरकार, करेक्ट आंसर आपको समझ में आ रहा है, डी है. जो सरकार, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती हैं, इंटरनली लोन लेती हैं. तो कैसे लेती हैं? जब वो ट्रेजरी बिल इशू करती है, जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, मार्केट से भी बोरो करती है, वो सब जो है इंटरनल डेट कहलाता है. आरबीआई में एक डिपार्टमेंट है, इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. तो जो इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो भारत सरकार का डेट, इंटरनल डेट जो गवर्नमेंट लेती है, वो मैनेज करता है. बहुत बार डिबेट होती है कि वो डिपार्टमेंट एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होना चाहिए, बट वो डिबेट मतलब दशकों से चल रही है, हुआ कुछ नहीं है अभी तक. इंटरनल डेट इज ए that part of the total that is owed to the lenders within the country, right? This is the money government borrows from the citizens. The government borrows by issuing government bond and treasury bills. It also includes the market borrowing of the government. And if you compare that with external debt, तो वो क्या है जो बाहर है, देश से बाहर, दैट इज आउटसाइड गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ, corporate and foreign private households. So corporate, like suppose company in India has taken a loan from other company in other country, and it can be private household also, like जो एनआरआईज की बोरोइंग की, हम डिपॉजिट्स की बात कर रहे थे. तो एक्सटर्नल डेट में भी of several kind such as multilateral, bilateral, IMF loan, trade credits, NRI deposit in India and external commercial borrowing. Clear? इतना तो आना ही पड़ेगा आपको. One of the important goal of the economic liberalization policy is to achieve high convertibility of the Indian rupee. अब हम कब की बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की. Which of the following is not a benefit of the rupee convertibility? आपने जरूर पढ़ लिया होगा अभी तक अबाउट करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. तो इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है? Convertibility of the rupee will stabilize its exchange value against major currencies of the world. Looks reasonably correct. It will attract more foreign capital inflows to India. Of course, जब जब आपका करेंसी कन्वर्टेबल है दूसरी करेंसी में इजीली, and that is determined by the market, so that increases confidence, encourages export, encouragement to the export,
इट विल रेज इंपोर्ट प्राइस एंड कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या है? एनकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, बिल्कुल सेम जो हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे थे, बट ये इंपोर्ट के प्राइस कैसे बढ़ाएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी, दैट इज द पर्पस हियर। तो बहुत क्लियर हो गया अपने को, ऑप्शन नंबर 4 डी जो है दैट इज द राइट आंसर हियर। अगर आप समझो इसको, इंडिया का अभी कैसा है, फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है। अगर 29 की बात करें तो 60-40 है, मतलब पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी जो है इन द कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट में पूरी है। बट इनसाइड दिस ओवरऑल पॉलिसी इनफ रिफॉर्म्स हैज बीन मेड एंड टू सर्टेन लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में वर्ड यूज करना हो, हमारी करेंसी कैसी है उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट, राइट। ये डिस्क्रिप्टिव में इस टाइप के वर्ड इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अब अगर नहीं पता है तो मत लिखिएगा, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। आवर करेंसी इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल, पूरी मार्केट डिटरमाइन नहीं है, आरबीआई इंटरवीन करता है बट डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। तो जब जरूरत होती है, जब बहुत ज्यादा रुपया गिर रहा होता है या चढ़ रहा होता है, तो आरबीआई क्या करता है, उसमें वॉलेटिलिटी मैनेज करता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और अगर आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, मैं सारी लिस्ट पढ़ूं क्या? आप पढ़ लो, और अगर आपने टॉपिक पहले कवर कर लिया है तो स्किप स्किप दिस, राइट। बट अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैनेजिंग फॉरेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई। व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द personal to experience and express their negative emotional attitude and generally perceive themselves and others surrounding them negative, called, so what is this tendency called? इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? आपको ये वर्ड वैसे पता होना चाहिए, इन जनरल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम नैर्सिसिज्म नहीं बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यह है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म क्या है? a long term tendency to be in a negative or anxious emotional state. It is one of the 5 personality trait. People with neuroticism tend to have more depressed mood and suffer from feelings of guilt, envy, anger and anxiety more frequently and more severely than the other individuals. Normally जिनको न्यूरोटिसिज्म का प्रॉब्लम है वो थोड़ा डिप्रेस रहते हैं, डल रहते हैं। और यही क्वेश्चन में पूछा था। नार्सिस्ट तो एक अलग ही बिहेवियर है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी करता है वो कई बार, और वो दूसरों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। वो न्यूरोटिसिज्म जैसा नहीं है, शब्द आपको एक सा लग रहा हो चाहे। ये सब मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, इजी है कंपेरेटिवली। द DMAIC, DMAIC इम्प्रूवमेंट साइकिल इज द core tool used to drive Six Sigma projects. And by the way, you must know what is Six Sigma. ये जो अगर ऐसे बोले, एक सिग्मा, सिग्मा ऐसे लिखते हैं ना हम स्टैटिस्टिक्स में, तो ये 6 सिग्मा के बराबर है, SIX 6 सिग्मा। तो हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्राइव करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, राइट। तो 6 सिग्मा आप ऐसे समझ लो 99.99999% एक्यूरेसी आ जाती है। तो अगर कोई प्रोसेस 6 सिग्मा हो रही है तो काफी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो गई। प्रश्न ये है, व्हाट डज द एक्रोनियम डेमैक मींस? आपको इसका फुल फॉर्म पूछा है, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। एंड द करेक्ट आंसर इज डिफाइन, मेजर, ठीक है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो पहले डिफाइन द इशू, क्या इशू है, फिर मेजर द केपीआईज। केपीआईज क्या होते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये सब वर्ड आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज केपीआई? केपीआईज बहुत सारे मेजरमेंट टूल हैं जो ह्यूमन रिसोर्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। वो आपको मेजरमेंट के केपीआईज बताने पड़ेंगे, किस को क्या काम करना है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, अगर मेरी परफॉर्मेंस सपोज एग्जाम भी में इस बात पे देखी जाती है, हाउ मेनी वीडियोज आई मेक इन ए मंथ, सो दैट बिकम्स माई केपीआई। एनालाइज, फिर डेटा एनालिटिक्स करना है, उसमें स्टैटिस्टिक्स लगाना है, फिर इम्प्रूव करना है, क्रिएटिंग ए प्लान हाउ टू इम्प्रूव, अब ये परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव की जाए। एंड कंट्रोल द चेंजेस मेड इन द प्रोसेस, अगर जो भी प्रोसेस चेंज किया आपने इम्प्रूव करने के लिए, उसमें क्या कंट्रोल किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल।
हु फर्स्ट सजेस्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? बहुत ही ज़्यादा यूज्ड वर्ड है मैनेजमेंट में, एंड काफ़ी लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, MBO पे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. इट इज़ गिवन बाय none other than the famous Peter Drucker. He is supposed to be the best management guru. So management by objective is a strategic management model, aims to improve the performance of the organization by clearly defining objectives that are agreed to by both management and employee. तो ऐसे काम करो काम करो काम करो नहीं, क्या करो, ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लो आप. MBO इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. तो उस लाइन पे आपको मैनेजमेंट करना है जहां पे क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स हो. पीटर ड्रकर. एज पर दिस theory, leadership theory, a dyadic, right, dyadic relationship between leaders and followers is formed. अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. जब आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैनेजमेंट पढ़ने में बहुत आसान लगेगा आपको लग गया सारा सिलेबस हो गया, 2 बार कर लिया मैंने. बट अनलेस यू डू MCQs ऑन मैनेजमेंट, you are going to do lot of mistake in the exam hall. Trust me, I am telling you this. मैं भी 4 बार पढ़ लूँ मैनेजमेंट को, पढ़ने में बहुत मजा आता है, स्टोरी जैसा लगता है, बिकॉज हियर मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन दिस कोर्स. But you have to do lot of MCQs here, and then you are going to score very high. Phase 2 में the highest score comes in management if you have done good preparation. So ये जो theory है यहाँ पे, that is LMX theory, and what this theory is, लीडर मेंबर एक्सचेंज. LM है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी. रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच ऑफ द लीडरशिप दैट फोकसेस ऑन द टू-वे रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स. द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस एक्सचेंज थ्योरी explains the growth of vertical dyadic workplace influence and team performance in terms of selection and self-selection of informal apprenticeships in leadership. It suggests that leaders select the best and make offers and members of the team accept or not. Right, वो ऑफर देते हैं मेंबर्स को. तो ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है between the leader and between the member, so that is the basis of this theory. Next question, which of the following is an advantage of written communication? ये तो सबसे इजी सवाल है आज के 10 क्वेश्चंस में. बट एग्जाम में कई बार हम ऐसा सोचते हैं, यार इतना इजी आंसर नहीं हो सकता. ये भी एक प्रॉब्लम है. कुछ क्वेश्चन तो इजी होते ही हैं, मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, लो हैंगिंग फ्रूट, और वो तो बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें. ये इजी क्वेश्चन है, मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ, बहुत इजी आंसर है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इट कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ. लिखा हुआ है, बोला हुआ, मीटिंग में क्या क्या बोला आपको मालूम ही नहीं. इसीलिए जो हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मिनट्स बनाए जाते हैं मीटिंग के. पहली बार मैंने भी सुना है मिनट्स क्या होते हैं. मिनट्स बेसिकली क्या होते हैं, सेम ही स्पेलिंग है, MINUTES, मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी कि मीटिंग में जो डिस्कस हुआ वो आपको लिख दिया जाएगा, साइन कर लिया जाएगा, जिससे कि वो प्रूफ भी रहेगा, अगली बार फॉलो अप हो पाएगा. ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट अ गुड चॉइस व्हेन, जो हम बात कर रहे हैं मीटिंग की, जैसे मैंने बात की, कब ये अच्छा चॉइस नहीं है, आप बताओ. व्हेन मैनेजर वांट्स टू बूस्ट द मोरल, ये तो बेस्ट चीज है उस समय जब आपको टीम को मोटिवेट करना है. अब बिजनेस मैटर रिक्वायर्स क्विक रिजोल्यूशन, भाई मेल लिखेंगे क्या है या चिट्ठी लिखेंगे, जब क्विक रिजोल्यूशन चाहिए उस समय ये अच्छा है. द मैनेजमेंट वांट टू डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस. अब ओरल का डॉक्यूमेंटेशन कितना मुश्किल है, आप करो वीडियो रिकॉर्डिंग बैठ के, ऑडियो रिकॉर्डिंग, है ना. तो यहाँ पर ये मुश्किल है. मैनेजर नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इसके लिए भी वर्बल ठीक है, नहीं तो आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते रहो, कुछ नहीं निकलेगा. तो आंसर हो गया यहाँ पे सी. जब हमें डॉक्यूमेंट करना है वहां पर रिटर्न अच्छा है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वही बात करी हुई थी. तो दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है. इतना लंबा क्वेश्चन देखकर डर लग रहा है. पहले की 4-5 लाइन स्टोरी है. डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं. Redin's model is based on the management grid. Management grid was given by. एक्चुअली क्वेश्चन इतना ही है. अब ये पहले की स्टोरी बताने के लिए है कि आपको मैनेजमेंट ग्रिड के बारे में, और ऐसे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन खूब आते हैं फेज 2 में, आपको कुछ बैकग्राउंड मिल जाती है. तो आपको बताना है कि मैनेजमेंट ग्रिड दिया किसने, और मैनेजमेंट ग्रिड भी बड़ा पावरफुल मॉडल है, काफी यूज होता है. आपको अगर नहीं पता है तो मैं ब्रीफली बोल देता हूँ.
तो एक और होता है मैनेजमेंट में कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। मैनेजमेंट को देखना है कि भाई आउटपुट कंपनी का कहाँ जा रहा है। एक है कंसर्न फॉर पीपल। अब आउटपुट बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप अपने एम्प्लॉय को प्रेशर दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो। तो देर आर सम कंपनीज वेयर देर इज वेरी हाई कंसर्न फॉर पीपल। अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना है, अपनी टीम का ध्यान रखना है। और कई होते हैं जो बस अपना टास्क का ही काम रख रहे हैं, टास्क पे ध्यान दे रहे हैं। तो अगर टास्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो हो गया हाई लेवल ऑफ टास्क मैनेजमेंट, राइट। और जिस कंपनी में बहुत हाई लेवल ऑफ कंसर्न है लोगों के लिए लेकिन टास्क पे कम है, उसको बोलते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट। मतलब ऐसे ही मौज मस्ती चल रही है, जहाँ कुछ भी नहीं है वो तो इम्पोविस्ड है, वो तो बुरी हालत में है, कुछ नहीं होगा वहाँ, ना लोगों पे ध्यान है ना काम पे ध्यान है। जहाँ पे दोनों ही बहुत अच्छा है वो बेस्ट है भाई, टीम मैनेजमेंट। देयर इज ए कंसर्न फॉर पीपल एंड देयर इज ए कंसर्न फॉर टास्क। मिडिल ऑफ द रोड सब चीज मिक्स है, चलेगा ये भी। तो ये जो ग्रिड है, दिस ग्रिड इज कॉल्ड मैनेजीरियल ग्रिड, और ये दिया था ब्लेक एंड मॉर्टन ने। अब आपको ये तो याद रखने पड़ेंगे नाम, ऐसे बहुत सारे नाम याद रखने पड़ेंगे मैनेजमेंट में, स्कोर करना है। Which of the following is not instrument of fiscal policy? इसका आंसर आपको करना है, मैं अगली बार करूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो, बट प्लीज राइट इन योर कमेंट। एज आई सेड, इस बार हुआ है सिलेक्शन, बहुत बढ़िया, जान लगा दो, झोंक दो, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। नहीं हुआ है, आगे भी रास्ते खुल रहे हैं, IRDA हो सकता है, सेबी हो सकता है, नबार्ड हो सकता है, कंटिन्यूस एग्जाम निकलते जा रहे हैं, RBI 24 भी आते आते आ ही जाएगा। आपके लिए जरूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। देखो जो सफलता की सीढ़ी है ना, वो ऐसे ही चढ़ी जाती है। कई बार छोटा मोटा उसमें स्किप भी होता है। लास्ट टाइम कई लोगों का फेज 1 निकला, बहुत अच्छे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, इस बार उनका नहीं निकला है। बट ऐसा नहीं है कि अभी उनको छोड़ देना है, उनको अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहनी है। और आपको उसके लिए ज़रूरी है कि आप तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम भी में तो आपको मिल रहे हैं ये शॉर्ट वीडियोज़, जो अब आपके पास टाइम है सारे देखने के लिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करने ही करने हैं आपको। प्रीवियस ईयर पेपर के बगैर शुरुआत ही नहीं हो सकती है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चाहिए। स्टडी नोट्स आपके पास हैं ही, आपको इनको बस यूज करना है। लाइव सेशंस आर वेरी वेरी पावरफुल। क्वेश्चंस नहीं होंगे जब तक आपके दिमाग में, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे, स्पेशली व्हेन देयर इज 2/3 डेस्क्रिप्टिव एग्जाम। सो यू हैव टू कंटिन्यू टू डिस्कस। और अगर 24 आपके माइंड में है, जो बहुत दूर नहीं है, और उसके बीच में सारे एग्जाम जो निकले हैं, चाहे वो IBPS के हों, चाहे वो अदर रेगुलेटरी बॉडीज हों, या अदर रेलिवेंट एग्जाम, यू हैव टू कंटिन्यू टू अपीयर इन द एग्जाम। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर लिखिए कमेंट में। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। 50% फास्ट प्रिपरेशन।